हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। सो दोस्तों, इन द रिसेंट ट्रेंड सीरीज जेड ट्रांसफॉर्म में आज हम लोग क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन 2020 इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, देन वी विल एनालाइज इट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोल जीरो कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम? LTI system characterized by the input-output difference equation is given below. So basically आपको यहाँ पर difference equation provide की गई है for the given linear time invariant system. Definitely discrete time LTI system की यहाँ पर difference equation हमें दी गई है. Okay? अब difference equation के representation से हमें Z plane पर basically poles and zeros की लोकेशन को यहां पर डिटरमाइन करना है, दैट्स ऑल। ओके, द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। क्या करना है, आपको एक सिस्टम की डिफरेंस इक्वेशन प्रोवाइड की गई है और हमें इस गिवन सिस्टम के पोल्स एंड जीरोज की लोकेशन को यहां पर डिटरमाइन करना है। ओके, चलिए तो सबसे पहले स्क्रीन को पॉज कर दें और कंप्लीट क्वेश्चंस को नोट कर लें अलॉन्ग विद द ऑप्शंस। इसमें ऑप्शंस को इंपॉर्टेंट है नोट करना, क्योंकि यहीं से हम आंसर को फाइनली जो भी ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर उसको हम कंक्लूड करेंगे। क्लियर है सभी को? सो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें और स्क्रीन को पॉज करके एक बार आप अगर ट्राई करना चाहें तो दैट्स विल बी गुड फॉर यू। एक बार इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। देखिएगा, इस क्वेश्चन की जो अप्रोच है वो जैसे हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी जाती थी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन लेके आते थे। ओके, बिल्कुल सिमिलरली हमें यहां पर भी सोचना है। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जगह पर दी गई है डिफरेंस इक्वेशन। डिस्क्रीट है तो डिफरेंस इक्वेशन ही प्रोवाइड की जाएगी। ओके, डिस्क्रीट सेंस में हम जो कंटीन्यूअस में इंटीग्रेशन है उसको समेशन बना देते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है कंटीन्यूअस सेंस में वो यहां पर डिफरेंस इक्वेशन बन जाती है। क्लियर है बात सभी को? तो दोस्तों इसके अंदर आपको सिंपली डिफरेंस इक्वेशन से जेड ट्रांसफॉर्म लिखना है। ओके, अब उस z ट्रांसफॉर्म की हेल्प से हम ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन से हमको सिस्टम के पोल जीरो, क्योंकि जो ट्रांसफर फंक्शन है उसके न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं वो सिस्टम के जीरोस को प्रोवाइड करते हैं और जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं वो सिस्टम के पोल्स को प्रोवाइड करते हैं। दैट्स ऑल। क्लियर है सभी को? चलिए तो मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। काफी लोगों ने इसका आंसर सही निकाल लिया होगा, नहीं भी निकाला कोई बात नहीं। आई एम हियर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी yn इज इक्वल टू, आपको प्रोवाइड किया गया है समेशन दैट इज फॉर k इक्वल टू 0 to 3, ओके, माइनस 1 to the power k x of n minus k। ओके, ये आपको रिलेशन यहां पर दिया गया है। तो क्या हम इस समेशन को ओपन कर देते हैं, k की वैल्यूज ले लेते हैं। k की 4 वैल्यूज यहां पर कंसिडर करेंगे, एज यूजुअल मेंशन किया गया है 0 से लेके 3 तक। सो k की वैल्यूज को अगर हम पुट करते जाएं, सी फॉर k इक्वल टू 0 1 2 3, सो yn इक्वल टू आएगा, लेट्स पुट द k 0 हियर। सो कितना आएगा, माइनस 1 टू द पावर 0 जो कि 1 हो जाएगा, xn आ जाएगा खुद। ओके, k इज इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो माइनस 1 टू द पावर 1 यानी कि माइनस 1 और xn माइनस 1। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, माइनस ऑफ xn माइनस 1। ओके, फॉर k इज इक्वल टू 2, माइनस 1 स्क्वायर, सो माइनस 1 इंटू माइनस 1 बिकम्स प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा प्लस xn माइनस 2, xn माइनस 2। अब k इज इक्वल टू हमने नेक्स्ट वैल्यू पुट की 3, 4 वैल्यूज हमको पुट करना है, 0 1 2 और 3। 3 पे कितना आएगा, माइनस आएगा यहां पर बिल्कुल, और ये हो जाएगा दोस्तों x ऑफ n माइनस 3। गाइज हमारे पास ये डिफरेंस इक्वेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुका है। ये थोड़ा सा डराने वाला था, हालांकि कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें, सिंपल ऑब्जर्वेशन था, k की वैल्यूज पुट करते जा रहे थे, डिफरेंस इक्वेशन बन गई। अब दोस्तों आपको टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मालूम होना जरूरी है। लेट मी रिकॉल इट अगेन फॉर यू। सो जब भी हम बात करते हैं दोस्तों, f ऑफ n गिव्स z ट्रांसफॉर्म f ऑफ z, गिव्स f ऑफ z। ओके, f ऑफ z का f ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म क्या है, f ऑफ z। सो गाइज अगर हम बात करें f ऑफ n माइनस n नॉट, इट्स z ट्रांसफॉर्म डिफाइंस f ऑफ z टाइम्स ऑफ पावर माइनस n नॉट। इसी तरीके से अगर हम बोलें f ऑफ n प्लस n नॉट
गाइज इसका z ट्रांसफॉर्म डिफाइन होगा f ऑफ z टाइम्स एन नॉट। ये टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मैंने लास्ट क्लास में भी रिवाइज की थी और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इसको याद कर लिया होगा। क्लियर है? अब एन नॉट की वैल्यूज हम अकॉर्डिंगली पुट करते जाएंगे तो हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइन होता जाएगा। सो अब वापस से क्वेश्चन पर आ रहे हैं, इसको नोट कर लें, जल्दी से लिख लिया है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन अगेन। सो गाइज हमारे पास ये डिफरेंस इक्वेशन आ चुकी है। नाउ टेकिंग इट्स z ट्रांसफॉर्म, टेकिंग z ट्रांसफॉर्म, सी z ट्रांसफॉर्म है y ऑफ n बिकम्स y ऑफ z एज यूजुअल इक्वल टू x ऑफ n हो जाएगा डेफिनेटली दोस्तों x ऑफ z माइनस, अभी xn -1 है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी दोस्तों? टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। f ऑफ n माइनस एन नॉट गिव्स fz z ऑफ माइनस एन नॉट। सो यहां पर आएगा x ऑफ z इंटू z इनवर्स प्लस x ऑफ z इंटू z माइनस 2। इतना सही लिखा है हमने? इतना समझ पा रहे हैं सब लोग? सी ये हो गया, ओके, -2 प्लस यहां पर सॉरी माइनस यहां पर x ऑफ z टाइम्स z ऑफ -3। सो ये हमारे पास आ चुका है z ट्रांसफॉर्म। गाइज अब यहां से हम डायरेक्टली ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, सो एज यूजुअल लेट मी टेल यू, ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन करते हैं z डोमेन के अंदर एज h ऑफ z। ये डिफाइन होता है इक्वल टू व्हाट? z ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द z ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। यानी कि आउटपुट यहां पर क्या है? yz है बिल्कुल, और इनपुट क्या है? xz है। इन दोनों का जो रेशो है वो क्या डिफाइन करता है दोस्तों? ट्रांसफर फंक्शन को डिफाइन करता है। बिल्कुल सिमिलर एनालॉजी है जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में डिस्कस करी हुई है। ओके, सो कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा नहीं है जो अलग से हम अप्लाई कर रहे हो। एट सेम कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म आल्सो। ओके, अब इसमें अगर हम न्यूमरेटर के जो रूट्स हैं उनको जीरो करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने h ऑफ z को ऐसे लिखा, न्यूमरेटर एन डी, ओके, न्यूमरेटर के रूट्स n इन द z डोमेन, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर इन द z डोमेन। अब अगर हम n ऑफ z को अगर हम जीरो कर देते हैं, न्यूमरेटर को जीरो हम करते हैं, तो हमको मिलते हैं लोकेशन ऑफ जीरोस। वी से व्हाट? जीरोस ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के जीरोस हमको मिल जाते हैं कब? न्यूमरेटर को जीरो करेंगे तो। अच्छा, जब डिनोमिनेटर को हम जीरो करते हैं, पुट ऑल द रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम के पोल्स ऑफ द सिस्टम, पोल्स ऑफ द सिस्टम। सो गाइज हमने गिवन सिस्टम से सबसे पहले हमने z ट्रांसफॉर्म ले लिया है। ओके, अब हम वहां से ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे और ट्रांसफर फंक्शन से न्यूमरेटर के रूट्स निकालेंगे, डिनोमिनेटर के रूट्स निकालेंगे। जो न्यूमरेटर के रूट्स हैं उनको हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द सिस्टम, और जो डिनोमिनेटर के रूट्स हैं दोस्तों उसको हम बोलेंगे पोल्स ऑफ द सिस्टम। दैट्स ऑल। इतना नोट कर लो, पहले लिख लिया है सभी ने। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, एंड आई नो दैट कि मोस्ट ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल विद दिस डिस्कशन, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉल एवरीथिंग फॉर यू। नोट इट डाउन, नोट इट। नाउ गाइज लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। क्या हम यहां से yz अपॉन xz लिख सकते हैं? मुझे लग रहा है लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए क्या आएगा, yz अपॉन xz इक्वल टू h ऑफ z इक्वल टू क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? क्या दिख रहा है मुझे यहां पे? दिख रहा है 1 माइनस, देखिए क्या आएगा, 1 माइनस z इनवर्स, ये -1 जेड इनवर्स प्लस जेड -2 माइनस जेड क्यूब। इतना सही है। इसको थोड़ा सा और सभ्यता से लिखते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं अगेन, जिससे ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा ये, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगा। जेड ऑफ -q को मैंने ऐसे लिख दिया, तो 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड क्यूब, ऐसे लिखेंगे।
एलसीएम ले लेते हैं, तो जेड क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में, यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, जेड क्यूब माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1। ये हमारे पास आ चुका है दोस्तों एच ऑफ जेड। अच्छा, हमको जानना क्या है, पोल्स एंड जीरोस। जीरोस को डिनोट किया जाता है इस तरीके से, लिखने का तरीका होता है, जीरो को ऐसे लिखा जाता है, पोल को लिखा जाता है क्रॉस से। स्टैंडर्ड नोटेशन है, आपको पता होना चाहिए, मालूम होगा सभी को, बट जस्ट आई एम टेलिंग फ्रॉम माई साइड। पोल को ऐसे, जीरो को ऐसे लिखा जाता है, पोल को इस तरह से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों यहां से अगर हम इस न्यूमरेटर की इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं तो 3 ऑर्डर की इक्वेशन बन रही है। सिंपल पॉसिबल फॉर्म क्या हो सकता है, अगर मैं जेड स्क्वायर कॉमन ले लूं, देखना जरा, यहां पर बचेगा जेड माइनस 1 और यहां से प्लस 1 कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा, जेड माइनस 1 और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल है जेड क्यूब। तो गाइज क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखें, जेड माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड क्यूब। ये आ चुका है हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन एच ऑफ जेड। क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है ना। चलिए अब बताओ जरा, पोल्स की लोकेशन कहां पर है, जीरोस की लोकेशन कहां पर। मित्रों पहले सबसे पहले नोट कर लो इसको, इतना लिखा सभी ने, ये क्वेश्चन यहां तक पहुंच गए, ये लिखो पहले, फिर इसको लिखो, फिर यहां तक लिखो इसको, कंप्लीट यहां तक लिख लिया सभी ने, आखिरी लाइन तक लिख लिया। चलिए अब देखिए, यहां पर हम लिखेंगे सिस्टम के जीरोज, जीरोज ऑफ द सिस्टम इक्वल टू, एक तो 1 पर है बिल्कुल, जेड स्क्वायर प्लस 1 अगर हम करते हैं तो एक आएगा प्लस जे, दूसरा आएगा माइनस जे। ओके, अब बात करें सिस्टम के पोल्स की, पोल्स ऑफ द सिस्टम। गाइज सिस्टम के पोल्स को अगर आप लोकेट करें तो आप बोल सकते हैं जेड क्यूब इक्वल टू 0। अच्छा, डिनोमिनेटर के रूट सॉल्व करो, क्या होगा, जेड क्यूब इक्वल टू 0 देखेंगे, क्यूब है तो तीनों रूट्स क्या आएंगे, 0, 0, 0। ये आ चुके हैं पोल्स एंड जीरोस। सिंपल है, यहां तक कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है, इतना नोट कर लें। अब हम इसको सिंपल जेड प्लेन पर लोकेट कर देंगे एज यूजुअल। गाइज जेड प्लेन का इंटरप्रिटेशन होता है सर्कुलर हमेशा। तो ये सबसे पहले मैंने बनाया यहां पर एक सर्कल जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट, और ये हमने कंसीडर किया, ये है, दिस इज रियल जेड एक्सिस, गाइज ये है इमेजिनरी जेड एक्सिस। ओके, पोल्स की लोकेशन कहां पर है, पोल्स की लोकेशन है एज यूजुअल, ऑल द पोल्स आर वेयर एट 0। एक पोल, ओके, दूसरा पोल और तीसरा पोल, मैंने तीनों अलग अलग कलर से लिख दिए, ठीक है। 3 पोल लोकेटेड है एट ओरिजिन, और एक 0 कहां पर है, +1 पर है, यानी कि रियल एक्सिस यहां पर है एक, ओके। एक 0 प्लस जे पर है, इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि यहां पर है, और एक 0 कहां पर है दोस्तों, एक 0 माइनस जे, यानी कि यहां पर है। दैट्स ऑल, माइनस जे प्लस जे 0, सॉरी +1, आई एम सॉरी, यहां पर क्या आएगा, +1 एज यूजुअल, और ये होगा 0, ये होगा माइनस जे। दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर ऐसा ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखें, 4th ऑर्डर पोल, ये तो हो ही नहीं सकता, गलत है। 3rd ऑर्डर पोल हो सकता है, लेकिन ये जीरोस की लोकेशन गलत है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इसका एकदम सही आंसर फाइंड कर लिया होगा। नहीं भी क्या है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने चीजें समझ जरूर ली होंगी ध्यान से जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे अब बन सकते हैं, ओके, इन अपकमिंग टाइम। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के 2020 के पेपर में, और आपको एक कॉन्सेप्ट यहां से अंडरस्टैंड करना है कि आपको डिफरेंस इक्वेशन देकर वो सिस्टम के पोल 0 को आपसे पूछ सकते हैं। क्लियर है बात सभी को, आगे बढ़ सकते हैं। जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट, सिग्नल्स एंड सिस्टम जीसेंट्रिक ऐप पर आप एंजॉय कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर के साथ। दोस्तों ये अवेलेबल है 599 रुपीज़। वेलकम 10 कोड लगाएंगे तो फर्दर डिस्काउंट पाएंगे। मेरा फोटो लगा हुआ है, मैंने वहाँ पर इसको बहुत सिस्टमैटिक और बहुत सिंपल पॉसिबल वे में, जिससे कि आपको समझ में आए और अच्छी तरीके से आप सब्जेक्ट पर कमांड कर पाएँ, इस तरीके से उस कंप्लीट सब्जेक्ट को डिटेल्ड में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके, तो जीसेंट्रिक ऐप पर जाकर दोस्तों आप इस सब्जेक्ट को
कंप्लीटली इंजॉय कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इंप्रूव कर सकते हैं. सो गाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइज दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर 2020. 2020 में ही ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू फॉर अ लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिस्क्रीट टाइम सिस्टम दैट ओबेज द डिफरेंस इक्वेशन. मित्रों आपको एक डिफरेंस इक्वेशन यहां पर किसी सिस्टम की दे दी गई है इस तरह से, yn माइनस a yn माइनस 1 इक्वल टू बी नॉट इंटू xn माइनस b1. इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस b1 xn माइनस 1. ये डिफरेंस इक्वेशन आपको किसी सिस्टम की लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, आपको बोला है LTI सिस्टम, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की दी गई है. 4 ऑप्शन है इससे एसोसिएटेड. ऑप्शन फर्स्ट में बोला है व्हेन xn इक्वल टू 0 and less than 0 द फंक्शन yn इक्वल फॉर n less than 0 n greater than 0 solely determined by the function of xn. Okay, the system is necessarily causal. Yn is unaffected by the values of xn minus k greater than 2. Okay, the system impulse response is non-zero at infinitely many times. ये 4 ऑप्शंस आपको यहां पर मेंशन किए गए हैं. क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस क्वेश्चन को और जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिएगा. स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें फटाफट से और यू ऑल शुड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. गाइज नाउ लेट्स मूव. मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं. ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले हम अगर बात कर लें कि आपको डिफरेंस इक्वेशन प्रोवाइड कर दी गई है तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, इस डिफरेंस इक्वेशन से ट्रांसफर फंक्शन पर पहुंच जाते हैं. ट्रांसफर फंक्शन पर पहुंच जाएंगे जैसे ही, और हम वापस से अगर उसका ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स z लेंगे तो हमारे जो 2 ऑप्शन है कॉजलिटी वाला और इंपल्स रिस्पॉन्स वाला, ये दोनों ऑप्शंस टेस्ट हो जाएंगे. क्लियर है? ये ऑप्शन डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं. ओके, सो एक एक करके भी अगर हम ऑप्शंस को रियलाइज करें तो आप कैसे भी समझ सकते हो. जरा पहले ऑप्शन की ही बात कर लें. चलो, xi इक्वल टू 0 आपको दिया गया है, n less than 0, the function yn for n greater than 0 solely determined by the function of xn. See, इसमें मेंशन किया है कि जो xn है ऑप्शन ए के हिसाब से अगर हम चलते हैं, xn इक्वल टू 0 अगर होगा, ये कंडीशन है ना, ये कोई कंपलसरी बात नहीं है. ये बोला है कि अगर ऐसा है फॉर n less than 0, तो उस कंडीशन में ये बोल रहे हैं कि जो yn है वो n greater than 0 पर xn का फंक्शन से डिटरमाइंड हो जाएगा. देखते हैं कैसे. मान लीजिए दोस्तों मैं यहां पर n इज इक्वल टू -1 कंसिडर करूं, जस्ट फॉर कंसिडरेशन. इफ आई कंसिडर समथिंग एल्स आई कैन टेक ऑल्सो. सपोज मैंने कंसिडर किया n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं. चलो कोई दिक्कत नहीं, 1 ले लिया या 0 ले लें. n इक्वल टू 0 कंसिडर कर लें. ओके, टू टेक 1, चलो 1 ले लेते हैं. देखिए हम अगर इसमें पुट करते हैं तो आएगा y1 माइनस ay0 इक्वल टू b0 टाइम्स व्हाट x1 माइनस b1 टाइम्स ऑफ x1 माइनस 1 यानी कि 0. ओके, ये आ गया. अब यहां पर अगर आप नोटिस करते हैं तो यहां पर आपसे बोला गया है कि जो yn है वो किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ xn का फंक्शन होगा. देखिए अब n इक्वल टू हमने कितना कंसिडर किया है, n इक्वल टू हमने 1 कंसिडर किया है. ओके, अब जो yn की वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ yn फॉर n ग्रेटर देन 0, यहां पर x0 पर भी इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है एज यूजुअल, और x1 पर भी ये डिपेंड कर रही है. यहां पर मेंशन किया गया है बाय द फंक्शन ऑफ xn. क्लियर है? इससे भी हम रियलाइज कर सकते हैं दिस ऑप्शन इज गेटिंग इनवैलिड, क्योंकि n इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंगली डिपेंडिंग ऑन x1 दिस इज ओके, बट सेम टाइम दिस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट x0, यानी कि n इक्वल टू 0 का जो फंक्शन है पर्टिकुलरली मैं बोल सकता हूं दिस इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन n-1 इफेक्टिवली. ओके, सो ऑप्शन ए को हम डायरेक्टली यहां से निग्लेक्ट कर सकते हैं इजीली. ओके,
ऑप्शन ए को हम यहां से हटा सकते हैं। आप अगर कुछ और n की वैल्यूज भी अगर कंसिडर करना चाहें स्टिल, तो भी हम इसमें इसे फर्दर रियलाइज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सम अदर वैल्यू n इक्वल टू 2 कंसिडर किया, सो विद रिस्पेक्ट टू दैट y2 a y 2 minus 1 means y1 equal to b naught times of x2 minus b1 times of x1. Okay, so again यहाँ पर x1 include होगा guys along with the n equal to 2. So obviously option A is getting invalid. अब हमें ऑप्शन बी को रियलाइज करना है कि ये बोल रहे हैं कि आवश्यक तौर पर ये नेसेसरली ये कॉजल होना चाहिए। सो लेट अस रियलाइज क्या ये नेसेसरली कॉजल होगा या कुछ और सिचुएशन इसमें बन सकती है। चलिए तो अब नेक्स्ट सीट में जाते हैं। चलिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, डिफरेंस इक्वेशन दी गई है बेसिकली। अब हम इसको z ट्रांसफॉर्म लेके ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। अभी जस्ट बिफोर मैंने क्वेश्चन में किया किस तरह से हम z ट्रांसफॉर्म लेके डायरेक्टली किसी फंक्शन को यहां से ट्रांसफर फंक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिएगा अभी मैंने ये प्रॉपर्टी यूज करी हुई है, इससे जस्ट बिफोर क्वेश्चन में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सो मैं अब फिर से नहीं लिखने वाला गाइस, डायरेक्टली मैं यूज करूंगा इसे yz इंटू yz माइनस a इंटू yz इंटू जेड इनवर्स इक्वल टू b नॉट टाइम xz माइनस b1 x ऑफ z इंटू जेड इनवर्स। ये सही लिखा है। ओके यहां से हम अगर ट्रांसफर फंक्शन यानी कि h ऑफ z को लिखें तो ये होगा yz अपॉन व्हाट xz, इस तरह से डिफाइन हो जाएगा। इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बताओ, यहां से हमने yz अपॉन xz लिखा तो जो भी xz का वैल्यूज हैं इस तरह से b नॉट माइनस b1 टाइम्स ऑफ z इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस a z इनवर्स, ये हमारे पास आ जाएगा। दिस इज व्हाट h ऑफ z। गाइस जब भी कोई z ट्रांसफॉर्म आपको गिवन हो तो उसके रिस्पेक्टिवली हम बात करते हैं इसके रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की, यानी कि जो आरओसी है वो किससे बाउंडेड होगा पहली चीज, तो उसके अकॉर्डिंगली रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या तो राइट साइडेड हो सकता है या लेफ्ट साइडेड हो सकता है या टू साइडेड हो सकता है। क्लियर है बात सभी को? तो अगर हम इसके पॉसिबल आरओसीज को फाइंड करेंगे, या मैं चलो इसका इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लिख देता हूं, पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, उससे हमको कॉजलिटी का अंदाजा हो जाएगा। जरा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। क्या मैं इस फंक्शन को इस तरह से लिख सकता हूं, b नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस a जेड इनवर्स, ओके, माइनस ऑफ b1 टाइम्स जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस a जेड इनवर्स। गाइज एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लासेस में, मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए रिकॉल कर दूं, देन आपको इसका z ट्रांसफॉर्म इनवर्स z कैसे निकालेंगे वो दिख जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम कंसीडर करते हैं un के लिए हम लिख देते हैं z अपॉन z माइनस 1। अब गाइज इसमें से अगर मैं z को कॉमन ले लूं तो z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा। ओके इसी तरीके से अगर मैं z अपॉन z माइनस a कंसिडर करूं यानी कि an un कंसिडर करूं तो वहां पर क्या होगा, z अपॉन z माइनस a होगा। फिर से अगर हम कॉमन लेंगे तो ये बचेगा। क्लियर है इतना सभी को? गाइज अगर मैं इसमें b नॉट का मल्टीप्लाई कर दूं तो इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। b नॉट इंटू a टू द पावर n un, तो यहां पर आएगा दोस्तों b नॉट अपॉन 1 माइनस a जेड इनवर्स। ध्यान दीजिएगा यही तो लिखा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, दिस इज वॉट b नॉट इंटू a टू द पावर n un, ओके, दिस इज स्मॉल hn। अगर हम क्या मान के चलें, इफ ROC इज राइट साइडेड, गाइज अगर इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस कैसा है, अगर राइट साइडेड है तो हमने यहां पर लिखा है un, राइट साइडेड सिग्नल का ROC, राइट साइड तो नहीं बोलना चाहिए, हमको बोलना चाहिए ROC इज आउटवर्ड डायरेक्टेड, ROC इज आउटवर्ड डायरेक्टेड, तो ऐसा कुछ आएगा। ओके अब जरा इसमें देखो, इसमें और इसमें क्या अंतर है, जेड इनवर्स एक्स्ट्रा है यहां पर। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, मींस आप बोल सकते हैं b1 टाइम्स ऑफ a n माइनस 1 u n माइनस 1,
तो यह आ जाएगा B1 जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए जेड इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, Fn का z ट्रांसफॉर्म है अगर Fz, तो दोस्तों Fn माइनस 1 का होगा Fz टाइम्स ऑफ z इनवर्स। तो B नॉट इंटू ए टू पावर n UN का ये है। तो अगर इसमें n को n माइनस 1 बना दें, कांस्टेंट तो B नॉट तो कोई फर्क पड़ना नहीं है ना, यहां पर हमने B नॉट लिया, यहां पर B1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो B1 इंटू ए टू पावर n माइनस 1 UN माइनस 1, इसका आएगा B1 जेड इनवर्स 1 माइनस ए जेड इनवर्स। क्लियर सभी को? तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ B1 ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू UN माइनस 1। दोस्तों ये इसका एक पॉसिबल इनवर्स z ट्रांसफॉर्म हमने लिख लिया है, ठीक है। ये कब है? जब आरओसी कैसा है? आउटवर्ड डायरेक्टेड है। अब अगर मान लीजिए मैं दूसरा इसका पॉसिबल इनवर्स z क्या लिख सकता हूं, HN इक्वल टू जब आरओसी क्या हो, आरओसी इज इफ आरओसी इज इनवर्ड डायरेक्टेड, इनवर्ड डायरेक्टेड अगर आरओसी होगा तो ये पूरा फंक्शन रिप्रेजेंट हो जाएगा किससे, लेफ्ट साइडेड कंपोनेंट्स, u ऑफ माइनस n माइनस 1 आ जाएगा यहां पर, ओके है, इतना लिखा, माइनस B1 an माइनस 1 माइनस माइनस यहां पर प्लस हो जाएगा, और यहां पर आएगा u ऑफ, और यहां पर भी दोस्तों माइनस आ जाएगा, ओके, और यहां पर आ जाएगा सीधा u ऑफ माइनस n, क्योंकि माइनस n माइनस 1 करेंगे जब आप, तो ये सिंपली माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो ये बचेगा। गाइस ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन हमारे पास जनरेट होगा। सो ये दूसरा पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गया इंपल्स रिस्पॉन्स का। अब जरा क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो आप क्या है। क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि ये सिस्टम जो है वो नेसेसरीली कॉजल है। देखो पहला तो हमने गलत कर लिया पहले से, सिस्टम, क्या सिस्टम नेसेसरीली कॉजल है? कोई जरूरी नहीं है गाइस, ध्यान दीजिए, यहां पर ये कॉजल है क्योंकि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इसका जो है हमने राइट साइडेड कंसीडर किया है, और आप बोल सकते हैं कि जो HN है वो 0 है फॉर n लेस देन 0। देखिए सिस्टम इज कॉजल, सिस्टम कॉजल कब होता है? इफ, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं किसकी, LTI की। इफ LTI सिस्टम कॉजल कब होता है? जब उसका इंपल्स रिस्पॉन्स 0 हो जाए फॉर n लेस देन 0। अगर आप इसमें n लेस देन 0 पुट करेंगे दोस्तों तो इसका इंपल्स रिस्पॉन्स 0 आएगा, तो ये तो बिल्कुल कॉजल है। लेकिन साथ में अगर आप देखें इस इंपल्स रिस्पॉन्स को, तो ये है नॉन कॉजल। एज यूजल पुट करके देखो n इक्वल टू माइनस 1, आप रियलाइज करेंगे HN की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, इसका मतलब है दिस इज नॉन कॉजल, मीन्स दिस इज कॉजल सिस्टम, दिस इज नॉन कॉजल ऑब्वियसली। So guys, this is not necessarily causal. So option B is also incorrect answer. चलिए अब बात करते हैं yn is unaffected by the values of x n minus k for k greater than 2. एक मिनट, for k greater than 2 नहीं, ऐसा बोलना बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। देखिए yn की यहां पर जो वैल्यू हमने लिखी है, देखिए ये डिफाइन हो रहा है यहां से, कहां गया, हाँ जी ये yn माइनस ए वाई एन माइनस 1 इक्वल टू बी नॉट एक्स एन माइनस B1 एक्स एन माइनस 1। करस्पॉन्डिंगली अगर हम यहां पर इन दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ वी आर गोइंग टू कंसीडर n एज अ n माइनस k, तो हमारे पास जो नया फंक्शन आएगा वो ये आएगा yn माइनस k माइनस y ऑफ जो भी है n माइनस k माइनस 1 इक्वल टू बी नॉट एक्स ऑफ n माइनस k माइनस B1 एक्स ऑफ n माइनस k माइनस 1। गाइज अब पर्टिकुलरली आप यहां पर k की वैल्यू 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, सो डेफिनेटली द yn विल बी अफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स n माइनस k फॉर k ग्रेटर देन 2 एज यूजुअल हम यहां पर बोल सकते हैं। क्लियर सभी को? So this is also the incorrect one. Let us go for the last option. The system, हालांकि ये अपने आप ही करेक्ट हो गया, but let's realize it. The system impulse response is non-zero at infinitely many instants. Okay, definitely बोल सकते हैं। देखिएगा
इंपल्स रिस्पॉन्स क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है बी नॉट ए एन यू एन माइनस बी वन ए एन माइनस वन यू एन माइनस वन। अगर आप इस पर एन की वैल्यू, इस पर्टिकुलर की बात करें ऊपर वाले की, एच एन में एन की वैल्यू अगर हम 0 से लेके इन्फिनिटी तक रखते हैं तो ये आएगा नॉन जीरो। कौन सा वाला, ये ऊपर वाला। ये अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें एच एन की वैल्यू एन इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं, बिल्कुल -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक रखते हैं तो फिर से ये आएगा नॉन जीरो। सो ऑब्वियसली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो एच एन है वो नॉन जीरो होगा इनफाइनाइटली मैनी इंस्टेंट्स पर, डेफिनेटली। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगर आप करेक्ट आंसर को भी ढूंढ लेते हैं तब भी बाकी तीनों अपने आप निगलेक्ट यहां पर हो जाएंगे। अगर हमने देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जाम, ये चलो एक्सप्लेन करने वाली बात हो गई, मुझे सभी ऑप्शंस को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना था। अदरवाइज हमें डायरेक्टली जब एग्जाम में क्वेश्चन को आंसर करना होगा तो वी शुड गो विद सिंपल अप्रोच। क्या करना होगा, इस डिफरेंस इक्वेशन से हम डायरेक्टली पहले z ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, वहां से इंपल्स रिस्पांस को फाइंड करेंगे। कैसे, z ट्रांसफॉर्म लिखा, फिर ट्रांसफर फंक्शन निकाला, ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स z ट्रांसफॉर्म लिया एज यूजुअल, यहां पर हमने जो किया। अब उस इनवर्स z ट्रांसफॉर्म को हम ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि वो कॉजल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर्टिकुलर केस में कॉजल होगा, या तो वो कंडीशन आपको मेंशन कर दी जाए कि भाई ये कंडीशन है, कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है डिफरेंस इक्वेशन के साथ, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये आवश्यक नहीं है वो कॉजल हो, तो वहां पर एक चीज हम समझ ली। दूसरा, हमें अगर इंपल्स रिस्पांस मालूम है तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि ऑप्शन बी और डी का क्या होगा। अब इन दो में से अगर कुछ भी और आपको स्टिल वेरिफिकेशन के लिए बचता तो ये ऑप्शन ए और सी को भी हम रियलाइज कर सकते थे। क्लियर है बात सभी को? सो इसी के साथ दोस्तों कंप्लीट होते हैं जेड ट्रांसफॉर्म के रिसेंट ईयर्स के क्वेश्चंस, जो कि गेट 20, 21, 22 में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और डबल ई में आए हुए थे। साथ में हमने इनका डिफिकल्टी लेवल भी एनालाइज किया। तो आप अगर देखें सभी क्वेश्चंस में, यहाँ तक के सभी सेशंस अगर आपने अटेंड कर लिए हों तो आप एक चीज़ रियलाइज करेंगे, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी से लेकर मॉडरेट लेवल तक जनरली रखा गया है। कुछ क्वेश्चंस मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चंस आसान है, तो एक मिला जुला सा फॉर्मेट है। ओके, सो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे सैम्पलिंग क्राइटेरिया पर बेस्ड क्वेश्चंस की इन द रिसेंट ट्रेंड सीरीज। सो दैट्स विल बी इनफ फॉर द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच।